डियर स्टूडेंट्स, आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स 1 के प्रोग्राम में आपका रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ और फाइनली हमने न्यूटन थर्ड लॉ। इसी तरीके से अब हम ये देखते हैं कि इसको फिजिकल प्रॉब्लम में कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो आइए उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल है। ए वर्कर अप्लाइज ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स विद ए मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन to a box with mass 40 kilogram resting on a level floor with a negligible friction. What is the acceleration of the box? इस फिगर में या फिर इस एग्जांपल में ये कहा गया है कि कोई एक वर्कर है जो कि एक आपको स्टोन के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के आगे की तरफ मूव कर रहा है और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है कोई प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करनी है। यानी कि ये फोर्स इस मैस के ऊपर लगा रहा है और आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इस तरह के फिजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आप देखिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। इस तरीके से ये एक्सिस डिफाइन किए गए हैं। और मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है वो एक्स वाई जी एक्सिस तीनों के लिए अलग अलग अप्लाई हो सकता है। यानी कि एक्स एक्सिस के लिए अलग अप्लाई होगा, वाई एक्सिस के लिए अलग, और इन केस यहाँ पे जी एक्सिस होता तो उसके लिए अलग अप्लाई होगा। आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि वाई एक्सिस के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वाई एक्सिस के अंदर नो एक्सेलरेशन। वो कैसे? वो ऐसे कि आप देख सकते हैं कि जस्ट कार्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है कि वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है। तो इट मीन्स कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगने की वजह से एक्सेलरेशन भी सिर्फ इसी डायरेक्शन में है, और अप एंड डाउन तो वो कार्ट मूव कर नहीं रहा, तो इस वजह से इसके y कंपोनेंट के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब आप देखिए कि आपको बताया गया था कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो ये अप्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल, वो है 20 न्यूटन और ये x डायरेक्शन में है, और मैस कितना है 40 किलोग्राम, और आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से जस्ट आपने अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो ये देखिए इस तरीके से समीशन ऑफ एफ एक्स ओवर m लिखा गया है। समीशन ऑफ एफ एक्स ए की फोर्स है जो कि इसने अप्लाई की हुई है एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो 20 न्यूटन है ये, और मैस इसका क्या है 40 किलोग्राम है। तो इन दोनों को डिवाइड करके आपने एक्सेलरेशन निकाली है जो कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है इस केस में। और इस फिगर के अंदर अगर आप गौर से देखें तो एक फ्री बॉडी डायग्राम भी बनी हुई है जिसके अंदर ये बता रहा है कि इसका जो मैस है या फिर जो बॉडी है इसका वेट हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। इसकी वजह से एक जो सरफेस ऑफ अर्थ है या जिस फ्लोर के ऊपर ये खड़ा हुआ है ये एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, और जो फोर्स इसकी एक्स एक्सिस के अंदर अप्लाई हो रही है वो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि ये एक पर्सन लगा रहा है। तो इस केस में न्यूटन सेकंड लॉ इस तरीके से वैलिड है और उसका रिजल्ट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। अभी आपने एक एग्जांपल देखी कि एक बंदा एक बॉडी को मूव कर रहा है किसी एक डायरेक्शन के अंदर, तो किस तरीके से जो है आप न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से उस बॉडी की एक्सेलरेशन उस फोर्स की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम एक डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। उस एग्जांपल के अंदर एक फ्रिक्शनल फोर्स का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन हम यूज़ सिर्फ सेकंड लॉ को ही करेंगे उसके अंदर। एग्जांपल की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए वेट्रेस शोव्स ए केचअप बॉटल विद मैस 0.45 किलोग्राम टू हर right along a smooth level lunch counter. The bottle leaves her hand moving at 28 meter per second, then slow downs as it slides because of a constant horizontal frictional force exerted on it by the countertop. If it slides for 1 meter before coming to rest, what are the magnitude and direction of frictional force acting on the bottle? इस एग्जाम्पल के अंदर ये कहा गया है कि एक वेट्रेस ने एक बॉटल को एक सरफेस के ऊपर, रफ सरफेस के ऊपर पुश किया है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जो कि वेलोसिटी गिवन है आपको। अब क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, और किसी एक पॉइंट के ऊपर आने के बाद वो वेलोसिटी जो है उस बॉटल की वो ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि यहाँ से इसको पुश किया गया है, आहिस्ता आहिस्ता ये बॉटल रेस्ट के ऊपर आ जाएगी।
तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम आप देखिए कि एक्स एक्सिस के अंदर फिलहाल कोई फोर्स नहीं है, हमें एक जस्ट वेलोसिटी गिवन है और इस डायरेक्शन के अंदर एक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसी बॉडी की मोशन को अपोज करती है, यानी कि अगर आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस केस में आप देखिए कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऑपोजिट है उस मोशन के जो कि ये बॉटल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे जो कि होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। सबसे पहले इस फिगर में देखिए कि वी एफ क्या है और वी आई क्या है। वी एफ इस केस में ये है फाइनल वेलोसिटी जो कि यहाँ पे ज़ीरो है। आप देख सकते हैं कि बॉडी शुरू में मूव की और बाद में आके ज़ीरो वेलोसिटी के ऊपर आ गई। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वो है जो कि एग्जांपल में गिवन थी 2.8 मीटर पर सेकंड, जो कि यहाँ पे वी नॉट एक्स से रिप्रेजेंट की गई है। तो हमें यहाँ से सिर्फ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके एक्सेलरेशन का फार्मूला ये लिखा गया है वी एक्स स्क्वेयर, यानी कि ये वी एफ है फाइनल वेलोसिटी है, वी नॉट एक्स यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपके पास पोजीशंस आ रही हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जैसा कि आप देख सकते हैं 0 है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी 2.8 है और आपके पास ये भी गिवन है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। डिस्टेंस इसने 1 मीटर ट्रैवल किया है रेस्ट के ऊपर आने से पहले तक। तो आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है -3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये चीज़ बिल्कुल कंसिस्टेंट है हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ। वो कैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस वेलोसिटी की, इस बॉटल की यहाँ से लेके यहाँ तक इस बॉटल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब ही ये रेस्ट के ऊपर आएगी। अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती तो उसने तो रेस्ट पे आना नहीं था। तो इट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव आनी चाहिए थी और हमारे इस केस में ये नेगेटिव ही आ रही है -3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करें। न्यूटन सेकंड लॉ होता है समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। मैथ्स हमें गिवन है, एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से जो कि -3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है और ये सम ऑफ फोर्सेस है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इन तमाम फोर्सेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो उसके लिए जस्ट एक -f लगा दें और ये f जो है ये इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि -f ma(x) के इक्वल है और वैल्यूज़ इंसर्ट करने के बाद हमने देखा कि -1.8 न्यूटन आ रही है फ्रिक्शनल फोर्स और ये माइनस साइन ये बता रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स ये हमेशा ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। अभी हमने ये देखा कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ यूज़ करके किस तरीके से हम फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडिया बिल्कुल सेम है, जस्ट आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है या जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट होगी। अब हम ये देखेंगे कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है और फिर हम ये देखेंगे इन दोनों को कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मास किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि वो चेंज नहीं होगी। वो जिस तरीके से वो बॉडी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस तरीके से उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से मास होता है। इसी तरीके से वेट जो होता है वो पुल ऑफ अर्थ की वजह से होता है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी अगर चेंज हो जाए तो आपका वेट चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी डिफरेंट है। अगर आप अर्थ के ऊपर कोई वेट अपना कैलकुलेट करते हैं और वही वेट आप जाके मून के ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो ये वेट फ़र्क आएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि आपका वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, पुल ऑफ अर्थ के ऊपर कि किस फोर्स के साथ आपको ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है। और मास मैंने आपको बताया कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कैलकुलेट करें या सरफेस ऑफ मून के ऊपर कैलकुलेट करें वो बिल्कुल सेम वैल्यू देगा। तो एग्जैक्टली यही फ़र्क है।
कि मैस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और जहाँ पे वेट आएगा तो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि पुल ऑफ जो अर्थ है यानी कि जो ग्रेविटी है वो क्या है। तो आइए उसके लिए एक स्लाइड देखते हैं। वेट ऑफ बॉडी विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अर्थ एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी। Mass characterizes the inertial properties of body. Weight, on the other hand, is a force exerted on the body by the pull of earth. The greater the mass, the greater the force needed to cause a given acceleration. इस लाइन का ये मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी का मैस ज़्यादा है तो हमें ग्रेटर फोर्स चाहिए होगी उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए। यानी कि आपने देखा था कि समीशन ऑफ एफ हमने लिखा था ma है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये मैस आ रहा था। अगर किसी चीज़ का मैस ज़्यादा है तो हमें ग्रेटर फोर्स चाहिए होगी इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए। और अब इसके अंदर आप देखिए कि ये लिखा हुआ है, ए लार्ज स्टोन इज़ हार्ड टू थ्रो बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मैस एंड हार्ड टू लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वेट। उसने ये कहा है कि अगर कोई भारी स्टोन है आपको फेंकने में इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है, और ज़मीन से ऊपर उठाने के लिए इसलिए मुश्किलात पेश आती हैं क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को जस्ट थ्रो कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप अगर ये चीज़ इग्नोर करते हैं कि आपके ऊपर जो है अर्थ कोई ग्रेविटी या फिर कोई फोर्स लगा रही है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। लेकिन मैस इस वजह से ज़्यादा है कि ये एक लार्ज स्टोन है। लेकिन अगर आप उसी स्टोन को ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाएंगे तो उस केस में आपको फील होगा कि आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही है। उस केस में क्या है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और वेट ज़्यादा होने की वजह से जो ज़मीन आपके उस स्टोन के ऊपर फोर्स लगा रही है वो बहुत ज़्यादा है। फोर्स ग्रेटर रिक्वायर्ड। सो इसी तरीके से मैस एंड वेट आर रिलेटेड। बॉडीज हैविंग लार्ज मैस आल्सो हैव लार्ज वेट। सो अभी आपने देखा कि मैस और वेट में क्या फ़र्क है। मैंने आपको बताया कि मैस जो है ना इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से है और वेट ज़मीन की पुल यानी कि ग्रेविटी की वजह से है। अब हम ये देखते हैं कि मैस और वेट आपस में रिलेटेड कैसे हैं। तो आइए उसके लिए एक फिगर पे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक बॉडी है जो कि नीचे की तरफ मूव कर रही है, और ये एक बॉडी है जिसको यहाँ पे किसी चीज़ के साथ हैंग किया गया है। इस केस में एक्सेलरेशन g के इक्वल है, इस केस में एक्सेलरेशन 0 है। आप ये देख सकते हैं कि इस केस के अंदर आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे तो आपके पास आएगा समीशन ऑफ f इज़ इक्वल टू m और a। इस केस में आपको ये पता है कि a ये है और a यहाँ पे किसके बराबर है, g के बराबर है। तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी, और जस्ट आप ये देखिए कि यहाँ पे आपका समीशन ऑफ f यानी कि फोर्सेस का सम वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ अपने वेट की वजह से टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ मूव कर रहा है। तो इस केस में समीशन ऑफ f जो है ये w आ जाएगा और आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा w इज इक्वल टू mg, जो कि ये लिखा गया है। अगर वेक्टर नोटेशंस में लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा। इट मीन्स कि इस केस में ये वेट है और ये मैस है, और इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है एक वेट और मैस का, और ये ग्रेविटी है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस केस में भी W इज इक्वल टू mg कैलकुलेट किया गया है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये कि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपके पास मैस स्केलर क्वांटिटी है। सो अभी आपने देखा मैस और वेट में क्या फ़र्क है और इनको किस तरीके से रिलेट किया जा सकता है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताता है कि एक्शन और रिएक्शन क्या है। आप किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो इन रिटर्न वो आपके ऊपर कितनी फोर्स लगाती है। तो ये एक्शन और रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड है। तो आइए उसके लिए एक फिगर देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कोई फुटबॉलर है फॉर एग्जांपल, वो इस फुटबॉल बी को किक करता है, यानी कि ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसको कहा गया है फोर्स ऑफ ए ऑन बी, जो कि ए बॉडी की वजह से बी के ऊपर लग रही है। वो ये फोर्स है, उसकी डायरेक्शन ये है।
बिल्कुल उसी टाइम के ऊपर ये फुटबॉल एक फोर्स लगाएगा इस फीट के ऊपर, इस पाँव के ऊपर, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और जिसको यहाँ पे क्या कहा गया है, एफ ऑफ बी ऑन ए, जो कि इस बॉल बी की वजह से लगी है ऑन फुट ए के ऊपर। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात देखने वाली है कि दीज टू फोर्सेस आर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, दीज टू फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, यानी कि एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस हैं और ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर लगेंगी। यानी कि एक अगर फोर्स आप ये देख रहे हैं कि एक फुटबॉलर ने हिट किया है फुटबॉल को, ये एक्शन है, तो रिएक्शन क्या होगा कि फुटबॉल एक फोर्स लगाएगा इस फुट के ऊपर जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, और नेगेटिव आपको डायरेक्शन ये बता रही है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। आज के लेक्चर में हमने ये देखा, मैस एंड वेट का देखा कि क्या फ़र्क है, क्या रिलेशन है, फिर हमने न्यूटन सेकंड लॉ और फाइनली हमने न्यूटन थर्ड लॉ को देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसी के साथ अपने रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।